स्वागत है आपका। देखिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल। आज हम लोग देखने वाले हैं मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए अब्राहम मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो हिंदी मीडियम वाले भी घबराएंगे नहीं। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये सीटेट, केवीएस, DSSS और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सीटेट यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालेगा, हर बार डालते आया है। इसके बाद हम लोगों को देखना है IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीटेट में देखा जाए तो 2 नंबर यहां से पूछे ही जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं, इनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने सीखेंगे कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप अपनी बुद्धि लब्धि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका IQ लेवल क्या है, उसको कैलकुलेट करने सीखेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप बहुत परेशान हो, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि कुदरत ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप मेहनत करके वो चीज पा सकते हो। क्योंकि कुदरत जिम्मेवारी उसी कंधे पर देता है जिस कंधे पर जिसे बोझ सहने की क्षमता होती है। तो आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कुदरत ने आपको बोझ सहने की तकलीफ दी है, तो आप बहुत स्पेशल हो, सबको नहीं देता ये चीज कुदरत। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अब्राहम मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की यानी कि मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये क्या होता है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, सबसे पहले इस चीज को समझिए। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम यहां से समाप्त हो जाती है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत आपकी दैनिक जीवन की कुछ आपकी नीड्स होती है, आपकी कुछ आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, खाना, पानी, उसके बाद आपकी नींद, शेल्टर, आपका जो निवास है वो हो गया, क्लॉथ कपड़े हो गए, या तो फिर पुनरुत्पादन। ये सारी चीजें आपकी जरूरत होती है। आपको सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। आप अपने दैनिक जीवन में सेफ्टी की फीलिंग्स होती है आपको कि नहीं, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रेम की जरूरत होती है, आपको सम्मान की जरूरत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है या नहीं होती है? आपको जरूरत है ना, इन चीजों की जरूरत है। अब इसी को अनुक्रम के अनुसार सजा दिया गया है कि पहले सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होता है इसे ही हम लोग कहते हैं आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। चूंकि यह सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था, सो इस सिद्धांत का नाम पड़ गया मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। देखिए मैस्लो साहब का कहना है कि जब आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद आपको सबसे पहले आएगी साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक जरूरतें। सारी जरूरत को भूल जाइए, सबसे पहली जरूरत होगी आपकी शारीरिक जरूरत, और यही इसका कहना है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जो सबसे प्राथमिक जरूरत होती है, सबसे पहली आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? वो होती है शारीरिक आवश्यकता यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका हो जाता है। अब साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां क्लियर हो रहा है, ध्यान देना कि मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार जो क्रम होता है, अनुक्रम होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्रमिक नहीं होता है इस तरह का। तो यहां पे देखते हैं आप कि मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। हमारी छोटी छोटी आवश्यकता सबसे पहले, फिर उससे बड़ी आवश्यकता उससे पहले, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह कहता है मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। तो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर, यहां पे हमने साइकोलॉजिकल नीड्स का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि एयर, हवा की जरूरत है सबसे पहले, नहीं तो हवा नहीं रहेगा तो आप घर बना के क्या करोगे, आप प्रेम और अपनत्व अपना के क्या करोगे, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे बिना हवा के। तो हवा की सबसे प्राथमिक जरूरत है, तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई। वाटर की, पानी की जरूरत है, फूड की जरूरत है, जिसके बिना आपका काम बिल्कुल ना चले, ठीक है। उसके बाद शेल्टर, आपको निवास की जरूरत है। स्लीप, नींद भी आपको चाहिए ही चाहिए। क्लॉथिंग, आपको कपड़े भी चाहिए, बिना कपड़े के आप नहीं रह सकते, प्राथमिक आवश्यकता आपकी होंगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन, ये आपको चाहिए। तो ये सारी जो नीड्स हैं ये हमारी हो जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद जो अगली नीड्स है, जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाता है तो वो थोड़ा सा और तत्पर होता है, थोड़ा सा और मोटिवेट होता है कि हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तो इसके बाद उन्हें चाहिए सेफ्टी, सुरक्षा। अब सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? पर्सनल सिक्योरिटी यानी कि निजी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा सबसे पहले। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं नौकरी चाहिए जिससे कि उनका
जो है पेट चल सके, उन्हें जो है पैसे मिले और वो अपना पूर्ति कर सके। एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य की भी नीड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ के बाद हो जाता है आपका प्रॉपर्टी, उन्हें प्रॉपर्टी भी चाहिए जहां वो घर मकान बना सके, खेती कर सके, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये हो जाती है सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, ये दोनों पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले तो रह नहीं सकता, अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर पाएगा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, उसकी शारीरिक मानसिक बहुत सारी तरह की आवश्यकताएं होती है। तो अब मनुष्य क्या करता है कि लव और बिलोंगिंगनेस, लव और बिलोंगिंग यानी कि प्रेम और अपनत्व की जरूरत उनको पड़ जाती है। प्रेम और अपनत्व, और प्रेम और अपनत्व कहां से पूर्ति होगा? आपको प्रेम कौन करेगा? आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या तो आपके दोस्त। तो लव एंड बिलोंगिंग में, प्रेम और अपनत्व में आ जाता है हमारा फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। उसके बाद इंटीमेसी, इंटीमेसी होता है अंतरंग, अंतरंग किसको कहते हैं? यानी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। शारीरिक आवश्यकता है, शारीरिक सुख बोलेंगे प्राप्त करना। उसके बाद आ जाता है हमारा फैमिली, जो हमारे परिवार के द्वारा हमें प्रेम दिया जाता है, स्नेह दिया जाता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा दादा दादी, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगे। फ्रेंडशिप, दोस्ती भी इसी में आता है। तो प्रेम और अपने तो आपने प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे देखिएगा कहां पहुंचेंगे हम लोग, छोटी छोटी जरूरत से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी जब हम तृप्त हो जाएंगे, पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। वहीं पे मैस्लो का अनुक्रम समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम और अपनत्व हो गया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सम्मान की आवश्यकता। जब आपको प्रेम मिल गया तो फिर आप सोचते हो कि नहीं, हमें रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन होना चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट हो, समाज में हमारी इज्जत हो। डेट इज स्टीम, इसको स्टीम कहते हैं इंग्लिश में, सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, उसके बाद होता है हमारा सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। इसके बाद स्टेटस, अपना कुछ स्टेटस हो, हमें पहचाने लोग, कुछ अपना स्टेटस हो। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान बनाना। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब अपने आप को मजबूत करना, क्योंकि मजबूत रहोगे तभी तो आपको लोग पहचानेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की भी जरूरत होती है मनुष्य को। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी स्टीम में, यानी कि सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत। सम्मान में इतनी इतनी चीजें आपको चाहिए। शारीरिक सुरक्षा, उसके बाद प्रेम और अपनत्व, और उसके बाद सम्मान भी जब मनुष्य को मिल जाता है तब वो आत्मसिद्धि की ओर जाता है। आत्मसिद्धि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत यानी अब्राहम मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की के अंतर्गत जो सबसे अंतिम का चरण होता है वो क्या होता है? सबसे अंतिम का चरण होता है आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि में क्या होता है? जब मनुष्य को ये सारी चीजें इधर से प्राप्त हो जाती है तब मनुष्य सोचता है, मनुष्य के तृप्त होने की बारी होती है। तृप्त होना यानी इसको हमने लिखा हुआ है डिजायर टू बिकम द मोस्ट। अब वो चाहता है कि उस शीर्ष पे हम पहुंचे जहां पर हम बिकम द मोस्ट, यहां पे देखिए इस चीज को, बिकम द मोस्ट, जहां पे हम अधिकतम चीजों को प्राप्त कर सकें। यानी कि यहीं पर उन्हें तृप्ति भी मिल सकती है, या यहीं पर वो बिकम द मोस्ट यानी कि यहीं पर वो उस चीज को प्राप्त कर चुका होता है जो उन्हें चाहिए होता है। उसे कहते हैं आत्म सिद्धि, यानी अपने आप को सिद्ध कर चुका होता है वो। ये होता है मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का लास्ट आपका अनुक्रम। ठीक है, तो ये 5 अनुक्रम में ये चीजें पूरा होती है। इसको हमने ट्रायंगल से यहां पे दिखाया था। 2-3 बातें याद रखिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं मैं। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर, सबसे पहला शारीरिक जरूरतें, सबसे अंतिम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको बीच में से कोई भी पूछा जा सकता है तो आपको स्टेप वाइज इन्हें याद रखना है। सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो यहां पे आपका मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने यहां पर बताए उनसे प्रश्न बनेंगे। कभी कभार हो सकता है कि बीच से भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि जब मनुष्य की सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है तो उसकी अगली जो नीड्स होती है वो क्या होती है, उनका टारगेट क्या होता है। तो इस तरह की क्वेश्चंस बीच से भी आपको दागे जा सकते हैं। इसके प्रति थोड़ा सा रहिएगा, मतलब इनको तैयार करके रहिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ये क्या होता है? बुद्धि लब्धि। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप भी लगा सको इसमें आप यहां पर लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि की अगर हम देखेंगे तो बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IQ का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। आपको ये अभी समझ में नहीं आया होगा, यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। आप अपनी बुद्धि लब्धि भी निकाल पाओगे इस वीडियो की मदद से, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के भागना मत।
देखो, तो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज होता है ये। मेंटल एज को हिंदी में कहेंगे मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज को कहेंगे वास्तविक आयु। देखिए हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है ताकि हिंदी वाले को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु गुना कितना 100। इतना करते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल निकलता है। अब यहां पर बुद्धि लब्धि को यहां पर हमने क्या किया है, बांटा हुआ है कुछ भागों में। यहां से क्वेश्चन आपके रहेंगे 100% रहेंगे यहां से। और इस वीडियो से आप 3 नंबर की प्रिपरेशन कर सकते हो। 3 नंबर यहां से आपके आ जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो देखिए आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे या तो बहुत तेज होते हैं या मीडियम स्तर के होते हैं या कुछ बच्चे बहुत मूर्ख होते हैं। ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे को आपने मंद देखा होगा। तो इसी के आधार पर जो सबसे तेज बच्चा होगा, उसके बाद जो बच्चा होगा, जो मंद बच्चा होगा, जो औसत बच्चा होगा, जो महामूर्ख बच्चा होगा, उसकी आईक्यू लेवल को डिफाइन किया गया है। इसे आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखेंगे जीनियस यानी कि गिफ्टेड बच्चे। सबसे पहले देखेंगे जीनियस यानी कि गिफ्टेड बच्चे। जो जीनियस बच्चे होते हैं जिसे हम गॉड गिफ्टेड बच्चे कहते हैं, इसे कहा जाता है गॉड गिफ्टेड, यानी कि मतलब कि एक प्रकार से भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया है बुद्धि का, उन्हें जीनियस कहेंगे। तो जो जीनियस बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि ओवर 140, यानी कि 140 से हमेशा उसकी बुद्धि लब्धि ऊपर होती है। ये भगवान की देन है, ठीक है। इसे गिफ्टेड बच्चे इसलिए कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि गॉड गिफ्टेड बच्चे से थोड़ा सा कम, इसको कहते हैं वेरी सुपीरियर यानी कि तीव्र, ठीक है। तो इसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 120 से 139, 120 से लेकर 139 होती है। किसकी, वेरी सुपीरियर की, यानी बहुत श्रेष्ठ बच्चा बोलेंगे इसको। आप चूंकि हिंदी मीडियम से हो गए, हमसे ज्यादा अक्सर जो है हम ये देखते हैं कि हमसे अधिकतर जो जुड़ने वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए हिंदी में मैं आपको बताना चाहूंगा। जीनियस यानी कि ये तो गॉड गिफ्टेड बच्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे वेरी सुपीरियर यानी कि बहुत श्रेष्ठ बच्चा। बहुत श्रेष्ठ बच्चा जो होगा उसकी बुद्धि लब्धि 120 से लेकर 139 के बीच होगी। इसके बाद अगला आता है हमारा सुपीरियर। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ। एक हो गया बहुत श्रेष्ठ और एक हो गया श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बच्चे की बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच में होती है। कितनी होती है, 110 से 119 के बीच में। इसके बाद आता है हमारा एवरेज बच्चा। एवरेज मतलब औसत, और लगभग बच्चे आपको याद रखना है औसत ही होते हैं। लगभग बच्चे की बुद्धि लब्धि औसत ही होती है। ये किसी में आपको जीनियस बच्चा, हजारों में एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो जीनियस आपको मिलेगा। एक बार जिस चीज को देखेंगे उसे याद रख लेंगे, हजारों में एक। लेकिन अधिकतर बच्चे आपके होते हैं एवरेज। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं आपके, एवरेज होते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 109 तक होती है। कहीं कहीं आपको 90 से 110 भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एवरेज बच्चे की 90 से 110 या 109, ठीक है। इसके बाद जो मंद बच्चे होते हैं उसको कहते हैं हम लोग डल। क्या कहते हैं, डल, यानी कि मंद बच्चे। इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 80 से 89 के बीच में। आप एक काम करो, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, आप नीचे से ऊपर की ओर चलो, नीचे से ऊपर की ओर, या तो फिर ऊपर से नीचे की ओर भी आप चल सकते हो। जीनियस बच्चा 140 से ऊपर, बहुत श्रेष्ठ बच्चा वेरी सुपीरियर बहुत श्रेष्ठ बच्चा 120 से 139। इसको 1-2 बार आप कॉपी पे लिखो, आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे पढ़ते रहोगे याद नहीं होगा, ठीक है। 120 से 139 बहुत श्रेष्ठ। उसके बाद जो सुपीरियर बच्चा होगा यानी श्रेष्ठ बच्चा 110 से 119 के बीच में इसकी बुद्धि लब्धि होती है। लगभग बच्चे अगर बोला जाए एवरेज बच्चे, हम आप सभी एवरेज होंगे या हो सकता है आप जीनियस हो, कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 109 या 110 के बीच में। अब इसके एवरेज के बाद आ जाता है डल बच्चा। डल की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 89 के बीच में, जो डल बच्चा होते हैं यानी मंद बच्चे होते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना जो आपको इस चीज को याद रखने में काफी ज्यादा मदद करेगी, वो है हमारी बाउंड्री लाइन। इसको कहते हैं बाउंड्री लाइन। 70 से 79 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है जिस बच्चे की, वो बाउंड्री लाइन पे स्थित होते हैं। बाउंड्री लाइन पे यानी कि ना उसको हम मूर्ख बोलेंगे और ना ही उसको हम सामान्य बोलेंगे, उनके बीच में होता है। ना मूर्ख ना ही सामान्य, उनके बीच में। कौन,
70 से 79 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है। तो आप ना इसको याद करने के लिए दो पार्ट में बांट लो, एक बाउंड्री लाइन से नीचे वाले बच्चे और एक बाउंड्री लाइन से ऊपर वाले बच्चे। इस तरह से आप याद रखो, बाउंड्री लाइन से जो नीचे बच्चे हैं वो समझो मूर्ख हैं, जड़ हैं, या तो फिर महामूर्ख हैं। ठीक है, कंप्लीट हो रहा है कंप्लीट। बाउंड्री लाइन से नीचे के जो बच्चे हैं या तो वो मूर्ख हैं, या तो जड़ बुद्धि के हैं, या महामूर्ख हैं। और बाउंड्री लाइन के ऊपर के जो बच्चे हैं थोड़ा सा मंद हो सकते हैं, थोड़ा सा एवरेज हो सकते हैं, या सुपीरियर हो सकते हैं, या वेरी सुपीरियर हो सकते हैं, या लास्ट में हो जाता है हमारा जीनियस जो कि गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन पर 70 से 79 इसको याद रखो और ऊपर सजा दो, नीचे सजा दो। इस तरह याद रखोगे तो बहुत ज्यादा आपको सहायता मिलेगी याद रखने में। उसके बाद अगला जो है हमारा बाउंड्री लाइन के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है मॉरन। मॉरन का मतलब होता है जो बच्चा मूर्ख होता है। 50 से 69 के बीच जो बच्चे होंगे वो बच्चे मूर्ख होते हैं। अब मूर्ख का कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा महामूर्ख होंगे, नहीं, मूर्ख होता है। उसके बाद होता है इम्बेसिल। इम्बेसिल बच्चे जो होते हैं उसकी बुद्धि होती है 20 से 49। मूर्ख के बाद ये जो इम्बेसिल वाले बच्चे होते हैं ये होते हैं जड़ चेतन के, जड़ चेतन के। इनको कोई होश हवास नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल। और इनसे भी ज्यादा जो डेंजरस किस्म के मूर्ख होते हैं उसको कहा जाता है इडियट। उसको क्या कहा जाता है? इडियट। तो इडियट बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 20 से नीचे होती है। जो महामूर्ख बच्चे हैं, इडियट महामूर्ख बच्चे हैं, उसकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे। जो इम्बेसिल बच्चे होंगे यानी जड़ चेतन के बच्चे होंगे वो उसकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से 49 के बीच में। और जो मॉरन होते हैं मतलब मूर्ख होते हैं वो 50 से 69 के बीच में होते हैं। तो ये बाउंड्री लाइन के ऊपर और बाउंड्री लाइन के नीचे। इस तरह से आप इसको क्या कर लो, एक दो बार लिखो, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब अगली चीज पर हम लोग आ रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आप यहां पे देखोगे कुछ स्टार हमने लगाए हुए हैं, बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और ये एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे द्वारा लिखी गई क्लास नोट्स चाहते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं हमारे द्वारा लिखी गई, तो आपको सिंपली क्या करना है, 95 46 027 797 पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और आपको हमारे द्वारा लिखी गई पेड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करें अभी। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेट करेंगे आईक्यू लेवल। ठीक है, देखिए एवरेज बच्चे जो होते हैं उसकी आईक्यू लेवल जो होती है वो होती है 90 से 110 के बीच में। जो एवरेज बच्चे होते हैं उसकी आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 110। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो, 90 से 110। औसत बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी, 90 से 110। अभी हमने 90 से 109 भी बताया था। ठीक है, तो 9 और 10 एक तरह है, याद रखना उसको। उसके बाद सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण किया गया था वो 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम बुद्धि परीक्षण हुआ था 1905 में। किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सेमन ने। किसने किया था? थियोडोर सेमन ने किया था। ये थे पहला बुद्धि परीक्षण करने वाले। इंपॉर्टेंट इसलिए है। इसके बाद मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मेंटल एज का मतलब हुआ मानसिक आयु। एक होती है रियल एज, वास्तविक उम्र। जैसे हमारी एज जो भी हो रही है 28 साल, तो मेरी जो एज है, वास्तविक एज है, उसको कहेंगे रियल एज। लेकिन मेंटल एज सबका अलग हो सकता है। मेरी रियल एज अगर 28 की है तो मेरा मेंटल एज कुछ और भी हो सकता है। मान के चलो कि मेरी रियल एज 28 है तो मेरा मेंटल एज 30 का हो सकता है, 32 का हो सकता है। या अगर मेरी रियल एज 28 है तो मेरा जो मेंटल एज है वो हो सकता है कि मेरा 15 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज के अनुसार हमें बुद्धि नहीं है। या मेरी मेंटल एज 28 है और यानी कि मेरी रियल एज 28 है और मेंटल एज अगर हमारी हो जाती है 35, इसका मतलब है कि एज के मुताबिक हमारी बुद्धि ज्यादा है थोड़ा सा और सबकी तुलना में। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है अल्फ्रेड बिनेट। ये इसको आप यहां पर भी देख सकते हो। पहला बुद्धि का परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने किया था और अल्फ्रेड बिनेट ने ही
किसका कॉन्सेप्ट दिया? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया अल्फ्रेड बिनेट। कौन? अल्फ्रेड बिनेट। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट। पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सिमन। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आईक्यू निकालने का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? 1912 में दिया गया है विलियम स्टर्म के द्वारा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्म ने दिया है। कब? 1912 में। याद रखना है। तो यहां से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर सिमन। उसके बाद मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने, और उसके बाद आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1912 में विलियम स्टर्म के द्वारा दिया गया। अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं बात की कैलकुलेट कैसे करें किसी बच्चे की आईक्यू लेवल को। कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कोई बच्चे की आईक्यू लेवल कितनी है, या आप अपनी आईक्यू लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर मान के चलते हैं किसी बच्चे की रियल एज है 10 वर्ष। आप कुछ देर के लिए मान लो कि आपकी रियल एज है 10 वर्ष, मान लेते हैं रियल एज 10 वर्ष, लेकिन आप जो काम करते हो, आप जो क्रिएटिविटी करते हो, उससे लगता है कि नहीं आपकी उम्र है 12 साल। कुछ ज्यादा ही आप काम कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो आप अपनी एज के अनुकूल। ठीक है, तो यहां पर आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये होता है हमारा आईक्यू का फॉर्मूला, मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इंटू 100। या इसी को हिंदी में लिखेंगे तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखो आपकी एज कितनी है, हमने आपको बताया। मान लो कि आपकी एज है 10 साल, सॉरी आपकी जो एज है वो 10 साल है, तो हमने इसको नीचे रख दिया, वास्तविक आयु को नीचे रखेंगे। और 10 साल के आप होते हुए भी आप काम कर रहे हो 12 साल वाले बच्चे की तरह, तो उसको ऊपर रखेंगे। 12 गुना कर देंगे 100 से, ये 10 से 100 कट जाएगा और यहां पे हो जाएगा 12 इंटू 10 120। यानी आपका जो आईक्यू लेवल हो जाएगा वो 120 का हो जाएगा। आपका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा? 120 का। तो इसको हम बोलेंगे 120 पॉइंट आपकी क्या है? आईक्यू है 120 पॉइंट। अब 120 का कहने का मतलब है कि आप तब वेरी सुपीरियर बच्चे हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? वेरी सुपीरियर। इस तरह से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज डेट आप हमारी वीडियो देख रहे हो अभी, तो आपकी एज हमको लगता है कम से कम आपकी एज 30 साल होगी मेरे ख्याल से, या हो सकता है 20 साल के तो आप नहीं होगे मेरे ख्याल से, 30 साल होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि 30 साल आपकी एज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक है, जो रियल एज होगी उसको नीचे रखेंगे। लेकिन आप 40 साल वाले जो एडल्ट होते हैं उसके तरह आपका दिमाग चलता है, या उतने परिपक्व आप हो गए हो 40 साल वाले की तरह, तो ऊपर में रखेंगे 40 को, अब गुना कर देंगे 100, तो हो जाएगा कितना बार में? देखो यहाँ कट जाएगा 0 से 0, फिर यहाँ से कट जाएगा ये 33 दशमलव कुछ हो जाएगा, तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 13, 132 निकल जा रहा है। कितना निकल जा रहा है? 132। 132 का मतलब आप वेरी सुपीरियर के अंतर्गत आ गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं किसी का भी मेंटल एज नहीं, मतलब कि आईक्यू लेवल। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने कुछ दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप सिंपली क्या करो? व्हाट्सअप करो, पेड नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।